स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोगों ने पिछली क्लास में नील विद्रोह को देखा, पावना विद्रोह को देखा, जो कि किसानों से संबंधित था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे दक्षिण का किसान विद्रोह, जिसको डेक्कन राइट्स भी कहा जाता है। यह हुआ 1875 में। कब हुआ? 1875 में। अब जरा देखिए क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। हुआ क्या, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उसमें बड़े बड़े कारखानों में जो कॉटन लाया जाता था वह पहले अमेरिका से आता था। उनके लिए सस्ते और अच्छे किस्म के कॉटन वहां मिल जाते थे। लेकिन अमेरिका में चल रहा था उस समय गृह युद्ध। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ही आपस में गृह युद्ध चल रहा था। कुछ नस्लवादी चीजों को लेकर चल रहा था। कुछ ऐसा था कि वहां पर, वो हम लोग विशेष करके देखेंगे जब हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब। लेकिन यह समझिए कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। और उस स्थिति में अमेरिका से कॉटन आयात नहीं कर पा रहा था। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन अमेरिका से कॉटन आयात नहीं कर पा रहा था। तो उस समय उनको यह लगा कि कहीं ना कहीं भारत तो हमारा उपनिवेश तो हो ही गया है, क्यों ना हम लोग भारत में ही कॉटन की उपज करवा लें। और वहां की कंडीशन को देखते हुए ठीक वैसी ही कंडीशन इन लोगों ने भारत के दक्षिण में महाराष्ट्र के साइड में देखी कि वहां पर कॉटन के लिए वैसी ही कंडीशन है जैसे अमेरिका में, तो यहाँ पर कॉटन उपजाया जा सकता है। इस कॉटन को वो लोग लेकर जाते थे ब्रिटेन, और वहां पर कारखानों में उससे अच्छी किस्म के कपड़े का निर्माण वो लोग करते थे। यह सब चीजें होती थी। अब हुआ क्या कि किसान जब कॉटन उत्पादित कर रहा था, शुरुआत में तो ठीक था यहां पर भी, कि कॉटन उत्पादन हो रहा है, उससे पैसे मिल रहे हैं, एक तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है। वो लोग गेहूं चावल की जगह पर क्या उपज उपजा रहे हैं? वो लोग कॉटन उपजा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो जो मुंबई साइड था, बंबई, वहां पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू थी। व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या था? किसानों को अपने उपज का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। किसको? किसको देना पड़ता था? अंग्रेजों को। किसानों को उपज का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता था? अंग्रेजों को। डायरेक्ट यहाँ पे जमींदार नहीं देता था, किसान ही देते थे। अब हुआ क्या, किसानों को यह कैश के रूप में देना पड़ता था। अब चाहे उपज ठीक हो या बेकार हो, उनको देना तो पड़ता ही था। अब देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना अमेरिका वाले कॉटन की बात, हुआ क्या, यहां पर ये लोग कॉटन तो उपज पैदा कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 1860-70 के दशक में गृह युद्ध समाप्त होने लगा, और अंग्रेजों ने अच्छे कॉटन के लालच में अमेरिका से क्या किया? आयात धीरे धीरे चालू कर दिया। अब जैसे ही अमेरिका से कॉटन का आयात चालू किया, तो भारत से उनकी निर्भरता कम हो गई। भारत से कम कॉटन आयात करने लगे, क्योंकि भारत का कॉटन उनके कंपेरेटिवली कम अच्छा था, अमेरिका के कंपेरेटिवली कम अच्छा था। तो यहां से कॉटन कम ले जाने लगे। अब किसानों ने जो उपज उपजा लिए हैं, अब उससे हुआ क्या कि वो किसको बेचें, कैसे बेचें, कहाँ बेचें? और कोई कॉटन जल्दी उतना ले नहीं रहा, या उस पैसे पे नहीं ले रहा जिस पैसे पे अंग्रेज ले रहे थे। और इसी दरमियान इनको लगान भी देना है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, वो लगान कैश में देना है। अब इनकी फसल चाहे अच्छी हो या खराब, लगान तो देना ही है। अब इसी क्रम में वो लोग क्या करते थे, वहां के किसान कहां पर जाने लगे? साहूकारों के पास। किसान कहां गए? साहूकारों, मारवाड़ियों, इनके पास चले गए, और इनसे पैसे लेकर क्या करते थे? लगान देते थे। समझिए, वहां के किसान किसके पास जाते थे? जो वहां के धनी वर्ग, जो भी साहूकार होते थे, उनसे पैसे लेते थे। जैसे मान लीजिए, पहले तो ये था कि कॉटन बेचकर बच्चे की शादी या बच्चे की पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तो उसमें क्या ही होती थी, जो भी उनके घर परिवार का जो खर्च चलता था, वह अनाज वगैरह ही बेचकर चलता था। अनाज उपज हो नहीं रहा, खाने के लिए मिल नहीं रहा, क्योंकि कॉटन उपजा रहे हैं, और कॉटन बिक नहीं रहा। तो अब कॉटन उपजाना अचानक से तो एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि भाई उनको लोग पैसा तो चाहिए, कोई और भी फसल लगाना चाहिए, लगाना है तो।
तो वो किसके पास जाते थे? साहूकारों या मारवाड़ियों के पास। यह क्या करते थे? बाकायदे खाता बही रखते थे, खाता बही। इस पर वो लोग क्या करते थे? किसानों से अंगूठे लगवा लेते थे। जो पढ़े लिखे किसान नहीं रहते थे उनसे, जो पढ़े लिखे रहते थे भाई वो तो काहे ही इतना करते, वो समझते थे। अधिकतर उस समय की जनसंख्या ऐसी ही थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनसे साहूकार क्या करते थे? अंगूठे लगवा लेते थे एक पूरा लिखित दस्तावेज पे, और उस पर कर्ज की जो राशि दिए रहते थे उस पर मनमाना ढंग से ब्याज रख देते थे। और वह ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था, चक्रवृद्धि ब्याज में। जैसे मान लीजिए कि अगर उन लोगों ने 10,000 रुपए किसान को कर्ज दिए, उस पर उन लोगों ने 10% या 50%, जो भी मान लीजिए कि अगर 20% का ब्याज रखा, अब जितना हुआ, ठीक, अब मान लीजिए 12,000 हो गया ब्याज सहित। अगर किसान चुकता नहीं कर पा रहा है तो फिर अगला जो ब्याज 20% लगेगा वो 12,000 का 20% लगेगा। अब इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट करते करते किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। और उसमें एक चीज, इस ये लोग जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे उसमें एक चीज और लिखते थे कि यदि आप हमें समय से पैसे नहीं दे पाएंगे तो जमीन का मालिकाना हक हमारा हो जाएगा, आपका नहीं रह जाएगा। मतलब वह जमीन हम लोग ले लेंगे, साहूकार ले लेंगे, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता था। और यह बात वो मौखिक रूप में नहीं बताते थे, वहां के किसानों को पता भी नहीं रहता था। अब हुआ क्या? जब कुछ जगहों पर किसान ऐसा पैसा नहीं लौटा पाए तो उनकी जमीनें हड़प ली गई। किसके द्वारा? इन साहूकारों, मारवाड़ियों या जमींदारों द्वारा उनकी जमीनें हड़प ली गई। अब यहीं से विद्रोह चालू हुआ, यहीं से विद्रोह चालू हुआ, और इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान थे वहां पे। ठीक। अब यहाँ पे संगठित हुए एक तरह से वहां के महाराष्ट्र के किसान, और उन्होंने पहले सबसे ऊपर किसके ऊपर हमला हमला बोला? इन लोग साहूकारों और मारवाड़ियों के ऊपर। और सबसे पहला काम क्या किया? उनके जो भी गोदाम होते थे उनको जला दिया। इनके जो ही खाता बही की चीजें, उनका जो बक्सा रहता था उसको जला दिया, कि मतलब किसी पर कुछ लिखा ही न रहे कि कितना किसने कर्ज लिया है। क्यों जला दिया? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो लिखित दस्तावेज को मानते थे, और ये क्या करते थे? उनको कानून के पेच में फंसाकर और इनसे उनकी जमीन हड़प लेते थे। और तब वहां किसानों ने सोचा कि जब कोई लिखित दस्तावेज ही नहीं रहेगा तो ये हमारी जमीनें हड़पेंगे कैसे? किसानों ने इनके ऊपर धावा बोला, इनके ऊपर हमले किए, और इसमें क्या किया कि उनके पूरा खाता बही, जितनी भी लिखा पढ़ी की चीजें थी, उनको जलाकर राख कर दिया। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार किया वहां पर। जैसे मान लीजिए कोई नाई था, तो नाई क्या करता था? उन साहूकारों, उन जो ये साहूकार और मारवाड़ियों के ही अगेंस्ट था, इनके बाल नहीं काटता था। ठीक। कोई बढ़ई है, उनके लोहे का सामान नहीं बनाता था, है ना? इस तरीके से, इस स्तर पर उनके साथ पूरी तरीके से प्रतिरोध हुआ। इस तरीके से इन लोगों ने विद्रोह किया। बाद में फिर हुआ क्या? यहां पर एक डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ आया। डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ 1879, 1879 में आया। और इसमें यह कहा गया कि भाई, क्योंकि किसानों ने खूब जम के इन लोगों को धोया, खूब जम के उत्पात मचाया, फिर यह कहा गया कि भाई आप लोग कुछ भी कर लें, लेकिन पहली बात कि ब्याज की दर आप निश्चित रखिए, ब्याज की दर निश्चित रखिए। दूसरी बात, यदि किसान ब्याज देने में असफल रहता है, यदि किसान ब्याज नहीं लौटा पाता है, तो आप उसकी जमीन नहीं हड़पेंगे। तीसरी बात, आप जमीन तो नहीं हड़पेंगे, किसी भी किसान को जेल इसके लिए नहीं भेजा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। तो यह सब कारण था दक्षिण के किसान विद्रोह का। कहीं न कहीं यह कारण भी औपनिवेशिक हित को पूरा करते हुए दिखाई देता था, क्योंकि उन लोगों ने अपने रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान की राशि को कम नहीं की, बस उनका जो नजदीकी जो शोषण करता था इस पर लगाम लगाया। तो वहां के किसानों का एजिटेशन किनके अगेंस्ट था? बस इनके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं था। तो कुल मिलाजुलाकर यह था दक्षिण का किसान विद्रोह। अगला हम लोग देखेंगे मोपिला विद्रोह। मोपिला
विद्रोह। देखिए, मोपला विद्रोह जो है, मोपिला विद्रोह, यह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। और एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोपला विद्रोह में ये दो बार हुआ था। पहला हुआ था 1836 में और दूसरा हुआ 1921 में। अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे और पूछे ए एंड बी तो दोनों करिएगा। यदि ऑप्शन में केवल 1836 रहे, ये ना रहे, तो 1836 करिएगा। ऑप्शन में यदि केवल 1921 रहे, ये ना रहे, तो 1921 करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोपला विद्रोह चूंकि केरल का ये जो मालाबार क्षेत्र है, यहां पर ये इधर ही हुआ था। अब देखिए जरा यहां पे, वहां पर तीया एवं चेरुमा, तीया तीया एवं चेरुमा, चेरुमा, ये क्या होते थे? हिंदू कास्ट के ही थे, लेकिन इनकी स्थिति दयनीय थी, ठीक नहीं थी। इन लोगों ने वहां पर कुछ मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आकर अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया। अपने धर्म का क्या किया? परिवर्तन कर लिया। मतलब ये जो तीया एवं चेरुमा जो बेसिकली थे तो हिंदू ही, लेकिन यह क्या किए? ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और वहां के नायर एवं नंबूदरी, नायर एवं नंबूदरी, नंबूदरी, ये वहां के जमींदार हुआ करते थे, जमींदार। ठीक, इनके यहां कार्य करते थे। कौन? तीया एवं चेरुमा, जो बाद में मुस्लिम हो गए, वो इनके यहां कार्य करते थे। अब इनके यहां कार्य करते थे तो यह कहा जाता था इन लोगों के द्वारा उनका शोषण होता था। शोषण किस रूप में होता था? कि कार्य अधिक करते थे, उस हिसाब से इनको उनका हिस्सा नहीं मिलता था। उस हिसाब से या तो पैसे नहीं मिलते होंगे या जो भी कह लीजिए। तो शुरुआत में तो ये शोषण के विरुद्ध वहां के जमींदारों के अगेंस्ट हुआ एक आंदोलन था, एक विद्रोह था। लेकिन बाद में यह सांप्रदायिक रूप ले लेता है। 1921 में आते आते, हालांकि इसका सपोर्ट गांधी जी भी करते थे पहले, लेकिन बाद में यह हिंसक हो गया। ठीक, बाद में यह क्या हो गया? हिंसक। यहां पे एक पोडनूर नाम की जगह थी, पोडनूर। बताता हूं क्या हुआ इसके पहले। जब सांप्रदायिक हिंसा हो गया तो वहां के जो जमींदार जो थे बड़े बड़े, ये अंग्रेजों को चूंकि टैक्स ज्यादा देते थे, ये टैक्स ज्यादा देते थे। अब अंग्रेजों को इनको बचाना था और सांप्रदायिक हिंसा हुआ तो इनकी जमीनें लूटी जाने लगी। हिंदू जो शासक थे, जो जमींदार थे, उनकी जमीनें लेने लगे लोग, इनको मारने लगे। एक तरह से एकदम हिंसात्मक हो गया, बहुत ज्यादा। मुस्लिम्स वहां पर इनसे ज्यादा मतलब पावरफुल स्थिति में आ गए। लेकिन उसी समय, ये 1921 की बात है, उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो इन सब आंदोलनों का भी सपोर्ट इनको मिलता था और अंग्रेज चाहते थे इस आंदोलन को मिटाना, किसी तरीके से इस विद्रोह को कम करना। क्या किया अंग्रेजों ने? पोडनूर नाम की एक जगह थी, वहां पर जो 66 मुस्लिम्स थे, 66 मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को, जो आप लोगों ने गुड्स ट्रेन देखी होंगी, मालगाड़ी, उसके एक डिब्बे में भर दिया और चारों तरफ से पैक कर दिया। और ये जो 66 के 66 के 66 लोग वहां पर दम घुटने से मर गए। इसको कहा जाता है पोडनूर ब्लैक होल ट्रेजेडी। पोडनूर ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? 1921 में। हो सकता है पूछा जाए। तो यहां पर 66 लोग मर गए, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि इसके बाद से कभी भी मोपला विद्रोह ही नहीं हुआ और कभी भी मुस्लिम लोग वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बोल पाए, कभी भी उनके विरुद्ध नहीं बोल पाए। तो यह मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं था तो पहले शुरुआत में शोषण के विरुद्ध, लेकिन बाद में सांप्रदायिकता यहां पर फैल गई और वह हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक तरीके से कन्फ्रंटेशन होने लगा। लेकिन वहां पर चूंकि जमींदार जो थे वो ज्यादा लगान देते थे अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने उनके बचाव के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुस्लिमों पर को बहुत
तेजी से वहां पर दमन किया, जैसे पोडनूर ब्लैक होल ट्रेजेडी में हुआ, और उनको उठाकर बंद कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर इस तरह से यह मोपला विद्रोह भी समाप्त होता है। ठीक। तो यह शुरुआत के क्या थे, 19th सेंचुरी के। और ये तो बस अब 20th सेंचुरी हो गई, लेकिन अधिकतर इसमें 19th सेंचुरी के किसान विद्रोहों को हमने कवर किया। ठीक। अब बाकी के जो विद्रोह हैं, जैसे मान लीजिए चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, इन सब विद्रोहों को हम लोग कब कब, तेभागा हो गया, इन सब विद्रोहों को हम लोग कवर करेंगे जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा होगा उस दरमियान। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।